हाय देयर, ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 7th लेक्चर है जिसका टाइटल है इलास्टिसिटीज कंटिन्यूड। और इस लेक्चर के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे। ये स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा। तो सबसे पहले है इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 होती है। कभी भी इन इलास्टिक डिमांड 1 से ज़्यादा नहीं होगी, हमेशा 1 से कम होगी। सो अगर प्राइस बढ़ते हैं तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि अगर प्राइस बढ़ेंगे भी तो जो क्वांटिटी डिमांड है वो इतनी ज़्यादा नहीं गिरेगी, उसमें बहुत कम फर्क आएगा। और इसी वजह से टोटल रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होगा जब कभी भी प्राइस जो है वो बढ़ेगा, इन इलास्टिक डिमांड अगर है तो। और अगर प्राइस घटते हैं तो प्राइस घटने से क्वांटिटी डिमांडेड इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी, इसी वजह से टोटल रेवेन्यू जो है वो गिर जाएगा। और इलास्टिक डिमांड जो होती है वो 1 से ज़्यादा होती है, यानी कि ज़्यादा खिंचाव होता है। अब जब ज़्यादा खिंचाव होता है, जब कभी भी प्राइस बढ़ते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा गिर जाती है। तो इसी वजह से अगर प्राइस बढ़ेगा तो टोटल रेवेन्यू गिर जाएगा। और अगर प्राइस घटता है तो जाहिर बात है क्वांटिटी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो प्राइस घटने से टोटल रेवेन्यू के अंदर इजाफा हो जाएगा। और उसके बाद तीसरी है यूनिटरी यूनिटरी या यूनिट इलास्टिक डिमांड। सो ये जो है 1 के बराबर होती है, यानी कि जितना चेंज आएगा, जितना क्वांटिटी में चेंज आता है उतना ही प्राइस के अंदर चेंज आता है, दोनों में बराबर चेंज आता है। सो अगर प्राइस बढ़ेंगे तो जितने प्राइस बढ़ेंगे उतनी ही क्वांटिटी के अंदर भी, क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज आएगा। सो टोटल रेवेन्यू अपनी जगह सेम रहेगा क्योंकि दोनों में बराबर चेंज आ रहा है। इसी वजह से प्राइस गिरेंगे तब भी क्वांटिटी डिमांडेड भी उतनी ही गिरेगी, तो टोटल रेवेन्यू अनचेंज रहेगा। आपके सामने यहाँ टेबल दिखाया जा रहा है इसी चीज़ का, यूनिटरी इलास्टिक का, कि प्राइस जब 2.5 है तो क्वांटिटी जो डिमांड है वो 400 है, टोटल रेवेन्यू 1000 हुआ। और अगर प्राइस बढ़ गए सो क्वांटिटी डिमांडेड उसी हिसाब से गिरी 200, और टोटल रेवेन्यू 1000 ही रहा। इसी तरह आगे भी यही दिया गया है कि टोटल रेवेन्यू 1000 ही रहेगा। जो कर्व होगा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का वो हाइपरबोला होगा। और जो डिटर्मिनेंट्स है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, वो कुछ डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं। पहला तो है कि नंबर ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट विद इन द मार्केट। मार्केट में जितने ज़्यादा सब्सटीट्यूट होंगे उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी पाई जाएगी, उतना ज़्यादा खिंचाव होगा। क्योंकि जब सब्सटीट्यूट होते हैं तो लोगों के पास चॉइस होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह, एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ को खरीद लें, ऑप्शंस होते हैं। जितने ज़्यादा सब्सटीट्यूट होंगे उतने ज़्यादा लोगों के पास ऑप्शन होते हैं, यानी उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है। और परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ गुड, जितने परसेंट स्पेंड किया जा रहा है इनकम का हिस्सा, उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी। अगर 1% किसी प्रोडक्ट के ऊपर स्पेंड किया जा रहा है तो इलास्टिसिटी इतनी नहीं होगी। और अगर 10% कोई अपनी इनकम का हिस्सा स्पेंड कर रहा है किसी चीज़ के ऊपर तो उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होगी। टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। टाइम से भी फर्क पड़ता है। डिमांड ज़्यादा इलास्टिक होती है लॉन्ग रन में एज कम्पेयर टू शॉर्ट रन। शॉर्ट रन के अंदर कम इलास्टिक होती है, लॉन्ग रन के अंदर ज़्यादा होती है। और नाउ द इफेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग और डिमांड कर्व। डिमांड कर्व पे एडवर्टाइजिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है। एडवर्टाइजिंग से जो है वो डिमांड कर्व को ज़्यादा इन इलास्टिक बनाया जाता है, यानी कि उसके अंदर कम खिंचाव होता है। और ऐसा किया जाता है ब्रांड लॉयल्टी जनरेट करके। जब ब्रांड लॉयल्टी जनरेट हो जाती है तो लोग जो है, उसकी डिमांड इन इलास्टिक हो जाती है, लोग जो है वही चीज़ खरीदना चाहेंगे। और डिमांड कर्व को राइट पे भी शिफ्ट किया जाता है, यानी कि डिमांड को बढ़ाया जाता है और लोगों को परसुएट किया जाता है कि वो ये चीज़ खरीदें, ये हमारी प्रोडक्ट खरीदें। एडवर्टाइजिंग के थ्रू ये किया जाता है। उसके बाद है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है। परसेंटेज चेंज होना क्वांटिटी सप्लाइड में परसेंटेज चेंज इन प्राइस की वजह से, उसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब आपके सामने यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का ग्राफ है, जिसके अंदर 3 ग्राफ हैं। इन इलास्टिक सप्लाई कर्व, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कर्व एंड देन द इलास्टिक सप्लाई कर्व। सबसे ऊपर वाला है इन इलास्टिक सप्लाई कर्व। ये कर्व जो होता है वर्टिकल होता है, ज़्यादा खड़ा हुआ कर्व होता है ये। और ये इस बात को शो कर रहा है कि इलास्टिसिटी कम है। जितनी कम इलास्टिसिटी होगी कर्व उतना ज़्यादा वर्टिकल होगा, उतना ज़्यादा खड़ा हुआ होगा। और फिर उसके बाद आता है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कर्व। यूनिटरी जो कि इक्वल्स टू 1 होता है। जितना फर्क आता है डिमांड प्राइस में उतना ही ज़्यादा फर्क आता है क्वांटिटी डिमांडेड में या क्वांटिटी सप्लाइड में। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कर्व की तरह ही है। और फिर उसके बाद जो है वो है इलास्टिक सप्लाई कर्व। इलास्टिक सप्लाई कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल है, बैठा हुआ है। जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी उतना ज़्यादा कर्व जो है वो बैठा हुआ होगा। सो जब इलास्टिसिटी कैलकुलेट की जाती है 2 पॉइंट्स के दरमियान एक ही कर्व के ऊपर, आर्क इलास्टिसिटी का मेथड इस्तेमाल किया जाता है। और जब इलास्टिसिटी कैलकुलेट की जाती है सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर, सर्टेन पॉइंट के ऊपर, पॉइंट इलास्टिसिटी का मेथड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई।
सो ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं, अगर कॉस्ट इंक्रीज होती है सो लोअर विल बी द सप्लाई। अगर कॉस्ट जो है उसमें इजाफा होगा तो सप्लाई जो है वो लोअर हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर लोअर हो जाएगी कॉस्ट सो मोर विल बी द सप्लाई। कॉस्ट ज़्यादा होगी सप्लाई कम होगी, और कॉस्ट कम होगी सप्लाई ज़्यादा होगी, ये है। और उसके बाद है फिर आपको ये तय करना होगा कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में कितनी सप्लाई की गई है। तो ये था लेसन नंबर 7। आपको अगर इस बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये स्लाइड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।